students. I'm Dr. Komal Rathwar, Assistant Professor, Kamal Bhatia, Faculty of Ayurvedic Science and Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's session, we will talk about protein, energy, malnutrition. So first of all, we go further in PEM. First of all, we know about what is undernutrition, overnutrition, and malnutrition. So first of all, undernutrition definition. Inadequate consumption, poor absorption, or excessive loss of nutrients. That's called undernutrition. And overnutrition, overindulgence, or excessive intake of specific nutrients. Last, malnutrition refers to both undernutrition as well as overnutrition. It's called malnutrition. Again, definitions of PEM, protein, energy, malnutrition. Range of pathological conditions arising from lack in varying proportion of protein and calories. Marasmus and kwashiorkor marasmus, types of diseases in between PEM. First, what is marasmus? Marasmus को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि marasmus जो है उसको वेट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड होता है उससे अगर 60% कम मिलता है तो वो मेरिस्मस होता है। आगे हम मेरिस्मस की और आगे जानेंगे कि मेरिस्मस होता क्या है, लेकिन PEM के अकॉर्डिंग मेरिस्मस को यह माना गया है कि जो एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, अगर वो भी अगर 60% से कम मिलता है तो वो मेरिस्मस होता है। अगर वेट जो है वो एज के अकॉर्डिंग 80% कम हो या 80% से कम हो और प्लस उसमें इडिमा भी पाया जाता हो तो उसे क्वाशियोरकोर डिजीज मानते हैं। और दोनों का कंबाइंड रूट जो है मेरिस्मिक क्वाशियोरकोर, इसमें वेट अपॉन एज का जो रेशियो है वो 60% से कम हो प्लस इडिमा हो तो उसे मेरिस्मिक क्वाशियोरकोर डिजीज कहते हैं। ये तीनों चीजें PEM, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन के अंदर आती है। ये तीनों पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम लेक इन वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। So first, we know epidemiology. Global burden, more prevalent in developing countries, often start in wombs and ends in the tomb. कहने का मतलब है कि जो ग्लोबल बर्डन है PEM का वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, क्योंकि ये बच्चे के जन्म से पहले ही, मतलब कि माता के गर्भ से शुरू होता है और उसके मरने के साथ ही ये खत्म होता है। PEM affects every fourth child worldwide. More than 50% of death in 0 to 4 years are associated with malnutrition. Median case fertility rates 23.5 in severe malnutrition. अगेन malnutrition 55% जो होता है उनका मेन कारण acute respiratory infection 19% होता है, डायरिया की वजह से 19% होता है, measles और मलेरिया 5 और 7% होता है, अदर्स की वजह से 32% है और पेरिनेटल कॉजेज 18% बताए गए हैं। ये सब 55% मालन्यूट्रिशन के कॉजेज हैं। अब इंडिकेटर्स यहाँ बता रखे हैं कि स्टर्निंग, वास्टिंग और अंडरवेट का कारण क्या है, जैसे क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन, प्रोलॉन्ग फूड डिप्राइवल और डिजीजेज। इनकी वजह से जो हाइट होती है वो एज के अकॉर्डिंग जो हाइट होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो स्टंटिंग हो जाती है। और वास्टिंग भी का भी मेन कारण एक्यूट माल न्यूट्रिशन, रीसेंट फूड डेफिशिएट और इलनेस की वजह से होती है। और अंडरवेट कंबाइंड इंडिकेटर, दोनों का कंबाइंड इंडिकेटर है जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन आते हैं। एंड नाउ क्लासिफिकेशन वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के 3 क्राइटेरिया बताएं, जिसमें एक गोमेज क्लासिफिकेशन है, दूसरा जेल लाइफ क्लासिफिकेशन है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन स्टेटस
यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसकी 3 सब डिवीजन कर रखे हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री पीईएम। और तो ये जेल लाइफ क्लासिफिकेशन है, इनके 5 भागों में डिवाइडेशन कर रखे हैं। बाकी दोनों ही एज के अकॉर्डिंग वेट को दर्शाते हैं। एज इंडिपेंडेंट इंडेक्सेस यहाँ पे बता रखा है कि जो एज के ऊपर स्वतंत्रता मतलब कि इंडिपेंडेंटली डिपेंड करने वाले हैं वो है वेट फॉर हाइट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, बॉडी मास इंडेक्स इंडेक्स इन 3 के अकॉर्डिंग, और स्किन फोल्ड थिकनेस। मतलब जितनी एज हो उनके अकॉर्डिंग इन सबका होना आवश्यक है। अगर वो नहीं पाया जाता तो वह प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो पीईएम कॉज करते हैं? तो सबसे पहले लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का शुरू से ही लो बर्थ वेट पाया जाता है तो वो आगे जाके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आगे फर्दर बढ़ता ही जाता है। मल्टीपल बर्थ, अगर 2 से ज्यादा बच्चों का जन्म एक साथ हो रहा है या 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी या मल्टीपल बर्थ होता है तो दोनों में से एक बच्चे या दोनों बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। क्लोजली स्पेस बर्थ, अगर बच्चों के बर्थ अंतराल में, जन्म के अंतराल में भी अगर बहुत ज्यादा ही अंतर ना हो तो भी माल न्यूट्रिशन होता है, बच्चों का डेवलपमेंट स्लो होता है या फिर धीरे धीरे होता है या फिर रुक जाता है। अर्ली स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चे को जो 2 साल तक स्तनपान कराना चाहिए, अगर माताएं उन्हें 6 महीने भी नहीं करा पाती है तो भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कॉज होता है। टू अर्ली और लेट विनिंग, या तो बहुत जल्दी या बहुत लेट छोड़वाएं तो। रिकरेंट इन्फेक्शंस, इलिटरेसी, पॉवर्टी सेकेंडरी ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो मेरिस्मस क्वाशियोर डिजीज बताई गई है उनके उनके रीजन और पैथोफिजियोलॉजी बताई गई है कि वो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। तो मेरिस्मस के का मेन कारण होता है प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन की कमी होना। तो यहाँ पे बता रखा है कि एडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का एडिक्वेट रिस्पॉन्स मिल रहा है तो प्लाज्मा कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। प्लाज्मा कॉर्टिसोल के बढ़ने से मसल प्रोटीन मोबिलाइज होगी, मसल एमिनो एसिड्स नॉर्मल रहेंगे और लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस नॉर्मल होता है। और ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल बनते हैं तो ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल बनते हैं तो ग्रोथ होती है, और अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज है तो सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। तो यहाँ पे एडिक्वेट रिस्पॉन्स एड्रिनल ग्लैंड को मिल रहा है तो सब सही चलता है, अगर नहीं मिलता तो प्लाज्मा कॉर्टिसोल डिक्रीज होगा, प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स नॉर्मली नहीं बनेंगे, और कोई भी फैट जो कि नॉर्मल बननी चाहिए वो ना बन के नो फैट डिपोजिशन इन लीवर, सो मेरिस्मस कॉज होगा। क्वाशियोर इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ एडिट, अब यहाँ पे क्वाशियोर को एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा अमीनो एसिड्स लो हो जाएंगे, हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन की ब्लड में कमी आ रही है तो इडिमा रहेगा, इडिमा से फैटी फिल्ट्रेट्स होंगे। अब यहाँ पे प्लाज्मा एमिनो एसिड स्लो होने से प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज होगा, लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज होगा। इससे ये लाइपोसिंथेसिस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो फैटी एसिड्स इनफिल्ट्रेट होंगे इडिमा की वजह से, तो हमें बॉडी में स्वेलिंग दिखेगी, क्योंकि क्वाशियोर का ये सिम्टम है कि वहाँ पे स्वेलिंग होती है बॉडी में। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो सीवियरिटी मतलब पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की सीवियरिटी और ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि कब कब न्यूट्रिशन मिल रहा है, कितनी एज तक मिल रहा है, और अगर ये सब एब्सेंट हो या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो पीएम ज्यादा सीवियर माना जाता है। इसमें क्वाशियोर के फीचर बताए गए हैं, लाइक इसेंशियल फीचर्स में माँ ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, साइकोमोटर चेंजेस होते हैं, मसल्स में वास्टिंग होती है और पिटिंग एडिमा दिखता है। ये क्वाशियोर की पिक है जिसके अंदर ये बच्चा है जिसमें ग्रोथ फेलियर होता है, अपेरेंटली इरिटेबल दिखता है, एनीमिया दिखेगा उसे, फैटी लिवर, जबकि क्वाशियोर में फैटी लिवर होगा और मेरिस्मस में लिवर में फैट जमाई नहीं होती, इस वजह से वो लिन और थिन दिखता है, उसकी हड्डी फसलियां साफ दिखाई देती है क्योंकि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बन ही नहीं रहा, प्रोटीन बनता जा रहा है एक्सेस में, तो कहीं ना कहीं भी मास जमा नहीं होगा बॉडी में और वो लिन एंड थिन दिखेगा। हेयर चेंजेस होंगे, मसल वास्टिंग इसमें दिख रही है, डिपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, इस वजह से बच्चा ज्यादा हाइपर पिगमेंटेड होगा, एडिमा होता है, डर्मेटोसिस दिखता है।
जनरल अपीयरेंस फैट शुगर बेबी बोलते हैं, इसका अपीयरेंस ऐसा होता है, ये ध्यान रखिए। फैट शुगर बेबी अपीयरेंस कौन से डिजीज में मिलता है? क्वाशरकोर में। स्किन चेंजेस में हाइपर पिगमेंटेशन, वेस्पिमेशन एंड डिसपिगमेंटेशन, फ्लैकी पेंट, डर्मेटोसिस, इनेमल स्पॉट typically involving buttock, perineum and upper thigh. Mucous membrane lesions, smooth tongue, chillosis या angular stomatitis दिखते हैं, herpes simplex stomatitis, edema, muscle wasting, weak, hypotonic and enable stand to और walk. हेयर चेंजेस जैसे कि मैंने बताया, हाइपोपिगमेंटेड हेयर होते हैं, स्पैरनेस होती है, एलोपेशिया मिलते हैं, टेक्सचर में यानी कि बालों का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इजीली प्लकेबल, इजीली टूट जाते हैं, फ्लैग साइन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैग साइन कौन से डिजीज में मिलता है? तो क्वाशरकोर में। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्लैग साइन। मेंटल में लिथार्जीनेस, एपैथेटिक होता है, पुअर एपेटाइट होती है। मैनिफेस्टेशन देखें तो डायरिया मिलता है, मतलब उस बच्चे के पेट में कीड़े मिलेंगे, इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा, और म्यूकस एट्रोफी होगी, एंटेरोपैथी लाइक सेकेंडरी एनीमिया मिलेगा, लिवर एनलार्जमेंट, फैटी लिवर, मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। शुगर एडिड इन्फेक्शंस में सुपर एडिड इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया, मीजल्स, एंटेराइटिस, ये सब डिजीजेस हमें दिखेगी। नाउ मैरिस्मस का देखिए बच्चा जैसे कि दिख रहा है, इसमें इसकी फसलियां इजीली शो हो रही है। एसेंशियल फीचर इसमें बता रखा है, क्रॉस फास्टिंग ऑफ मसल्स, स्किन और बोन्स। एमेसिएशंस मींस यहाँ पे बता रखा है कैसे कार्शियता दिखेगी, कितना कमजोर दिखेगा। लॉस ऑफ बक्कल पैड ऑफ फेड, मंकी फेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, मंकी फेसेस in which disease? So merismus, loose skin of buttock hanging down, bagging pant appearance, very important, bagging pant appearance, बच्चा इतना पतला होता है कि उसकी पैंट भी नहीं संभाल पाता। मार्क्ड स्टंटिंग, नो एडिमा, नॉन एसेंशियल फीचर्स में मिनरल विटामिन डेफिशिएंसी होगी, इंडोलेंट अल्सर्स एंड सोर मिलेंगे, जीआई सिम्टम्स में हंगरी दिखेगा, लिवर इज श्रिंक क्योंकि इसमें फैट डिपोजिशन नहीं होता, सब प्रोटीन में चेंज हो जाता है, तो लिवर जो है वो श्रिंक हो जाएगा। साइकोमोटर चेंजेस यानी कि इरिटेबिलिटी। अब सीवियर और एक्यूट माल न्यूट्रिशन को हम देखते हैं, जिसमें कि वेट फॉर हाइट, मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट जो होने चाहिए वो 70% से भी कम मिलते हैं, एक्सट्रीमली वास्टिंग। प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल पिटिंग एडिमा ऑफ न्यूट्रिशन ओरिजिन, एडिमेटस न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। मिड अपर आर्म्स जो कि आर्म सर्कमफेरेंस होती है वो 115 mm इन चाइल्ड, जो 1 से 5 साल के बच्चे में होना चाहिए, उससे भी कम मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस में वही अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरिया, ग्राम पॉजिटिव, सेप्टिसीमिया, पुअर फीडिंग और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज मिलती है। कॉजेज ऑफ डेथ, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, सीवियर एनीमिया की वजह से होता है। यहाँ पे स्टार्वेशन भी बता रखा है कि इंक्रीज स्टार्वेशन का मतलब होता है कि कैटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, ग्लूकोज का डिप्लीटेशन बढ़ जाता है, तो स्टार्वेशन की कंडीशन आती है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स फॉर gluconeogenesis, production of ketone body from fat acids, so starvation की कंडीशन में ये होता है। अब इसके प्रिवेंशन को बताया गया, तो प्रिवेंशन के लिए ए और बी करके आगे मैंने सब डिवाइड किया है। पहले प्रिवेंशन सबसे पहले हम मॉनिटरिंग करेंगे बिफोर इनिशिएटिंग रीफीडिंग थ्रू एनी रूट एंड ड्यूरिंग इनिशियल 3 to 5 days, पहले मॉनिटरिंग करेंगे 3 से 5 दिन तक, कुछ भी खिलाने से पहले उसको हाइड्रेशन प्रॉपर देखेंगे, फूड असेसमेंट करेंगे, है ना, वेट के अकॉर्डिंग उसको हम देंगे, डेली इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, इनिशियली ग्लूकोज और एल्ब्यूमिन देंगे, डेली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, यूरिया एंड क्रिएटिनिन एंड कार्डियक स्टेटस चेक करते रहेंगे ईसीजी और इको के द्वारा। देन दूसरा है ओरल फीडिंग रिच। ओरल फीडिंग यहाँ पे इनिशियली हम उसकी वॉल्यूम और कैलोरी से स्टार्ट करते हैं, तो more severe cases and initially starting volume of 75% of total daily requirement has been used। अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो 80 से 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे देना है। 7 से 10 तक का है 75, 11 से 14 का है तो 60 किलो कैलोरी पर ग्राम पर डे, और 15 से 18 है तो 50 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से। If the initial food challenge is tolerate, this may be increase over 3 to 5 days। अगर ये सब फूड टॉलरेट कर लेता है तो 3 से 5 दिन में फिर हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं 150 किलो कैलोरी तक पर डे पर केजी। ये रिहेबिलिटेशन फेज है। Each requirement should be tolerated by an individual's need and the above value may need to be adjusted by as 30%। Frequently small feeding,
every 2 hours. 2 hours में हम उसे कुछ ना कुछ slowly उसे देते रहें. It should be provide minimum of 1 kilocalorie per ml to minimize volume overload. हम इसकी volume overload ना हो इसका भी ध्यान रखते हुए 1 kilocalorie per ml के अकॉर्डिंग उसे देंगे. यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं. If milk based feed induce diarrhea with positive fecal reducing substance, a hydrolysate may be used. हाइड्रोलाइसेट भी यूज कर सकते हैं मगर उसे दूध देने से डायरिया हो रहा है तो. In initial regimen for malnourished children such as 0.6 to 1 kg per day के अकॉर्डिंग हम इसे देंगे. The feed should be rich in essential amino acids and gradually increase as an intake of 1.2 to 1.5 gram per kg per day is needed for anabolism to occur. Slowly increase protein to 4 to 6 gram per day per kg during the catch-up phase. Supplementations में twice the recommended daily allowance for vitamin and minerals, sodium, potassium, calcium and phosphorus. Supplement with zinc, copper, folic acid and vitamin B12. इन सबको देने से फिर वो वापस से रीफीडिंग फेज चालू होने से उसको हम PEN के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और उन्हें डिजीजेस से मुक्त कर सकते हैं. इन सब से उसके विकास में और उसकी बढ़ोतरी में, ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में हमें सहायता मिलेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट PEN. थैंक यू.